हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर आव्यूह मैट्रिसेस। और आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट का इंट्रो पढ़ाएंगे और भाई उसके बाद में हम एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करेंगे। तो भाई सबसे पहले इस वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि आव्यूह मैट्रिक्स होता क्या है और भाई वो कितने प्रकार का होता है और भाई उसमें आपको कौन कौन सी बातें जाननी आवश्यक हैं ताकि आप एक्सरसाइज 3.1 को आराम से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। अब भाई चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आव्यूह। अब भाई आव्यूह होता है मैट्रिक्स। अब सोचो भाई ये मैट्रिसेस क्या होता है? आव्यूह तो हो गया मैट्रिक्स और भाई मैट्रिक्स का बहुवचन क्या हो गया? मैट्रिसेस। प्लूरल फॉर्म क्या हो गई? मैट्रिसेस। अर्थात अगर एक है तो मैट्रिक्स और अगर एक से ऊपर है तो मैट्रिसेस। ठीक है, अब आते हैं आव्यूह की परिभाषा पर कि भाई आव्यूह होता क्या है। ठीक है, वास्तविक एवं सम्मिश्र संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। जो मैट्रिक्स होता है वह वास्तविक संख्याएं हो या सम्मिश्र संख्याएं हो या भाई कोई फंक्शन गिवन हो हमें, उनका आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार क्रम विन्यास अर्थात रेक्टेंगुलर अरे। अब भाई रेक्टेंगुलर तो आयताकार होता है, अब ये अरे क्या होता है? ठीक है, तो भाई अरे एक वर्ड है जो कि भाई दो वर्ड से मिलके बनता है। एक भाई वर्ड होता है अरेंजमेंट और एक वर्ड होता है ट्रे। तो भाई अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट इन अ ट्रे। अगर आप कोई ट्रे में कोई चीज अरेंज कर दोगे तो उसे हम कहेंगे अरे। अर्थात हमें आयताकार रूप से कोई ट्रे में अगर कुछ वास्तविक संख्याओं, सम्मिश्र संख्याओं या फलनों को अरेंज कर दें तो हम उसे कहेंगे कि भाई यह एक मैट्रिक्स है, अर्थात आव्यूह है। अब ये भाई ट्रे से क्या मतलब है? तो भाई आव्यूह को कुछ हम इस प्रकार से दिखाते हैं। ये भाई इसका निशान होता है, तो आप भाई इसे एक ट्रे मान के चलिए कि यह एक रेक्टेंगुलर ट्रे है और हमें करना क्या है? हमें वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं को इसमें अरेंज करना है। अब भाई अरेंज कैसे करते हैं? जैसे मान लो वास्तविक संख्याओं को हमें अरेंज करना हो तो भाई कोई भी संख्याएं लिख दो। 7 हो गया, 10 हो गया, -5 हो गया। वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। आप भाई कोई भी संख्या लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने भाई लिख दिया तो ये हो गई हमारी वास्तविक संख्याएं। अब देखो यहां पर हमने 9 वास्तविक संख्याओं को एक भाई निश्चित क्रम में क्या हुआ है? एक ट्रे में अरेंज कर दिया है। तो भाई ये हमारा बन गया इस प्रकार से मैट्रिक्स। अर्थात मैट्रिक्स में करते क्या है भाई? इस प्रकार से ब्रैकेट यूज करते हैं और संख्याओं को उसके अंदर अरेंज कर देते हैं। ये सब की सब क्या है? ये सब की सब वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन भाई यहां पर है कि सम्मिश्र संख्याओं को भी आप अरेंज कर सकते हो, तब भी उसे मैट्रिक्स ही कहा जाएगा। अब भाई सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें आई लगा होता है। जैसे भाई आप लिख दो 5i, यहां लिख सकते हो 7i + 3, 0 लिख सकते हो। भाई कोई भी संख्या लिख सकते हो। अर्थात हम सम्मिश्र और वास्तविक संख्याओं का मिक्सअप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी केवल और केवल वास्तविक संख्याएं। यहां पर क्या है? सम्मिश्र संख्याएं भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुल मिला के आव्यूह। अब भाई आव्यूह में जो ये अंदर हमने संख्याएं लिखी हैं, ठीक है, यहां पर भाई 9 संख्याएं हैं और यहां पर कुल मिलाकर 4 संख्याएं हैं। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इन संख्याओं को हम कहते हैं अवयव, एलिमेंट्स। तो भाई जो भी ये संख्याएं हम इसके अंदर लिखेंगे उन्हें हम कहेंगे अवयव, एलिमेंट्स। तो यहां पर कुल मिलाकर 9 अवयव हैं और भाई यहां पर कुल मिलाकर 4 अवयव हैं। अर्थात अगर हम अवयवों को एक ऐसे ब्रैकेट लगा के उसमें अरेंज कर दें तो हमें भाई मैट्रिक्स आव्यूह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो भाई यहां से आप बनाना सीख गए और परिभाषा सीख गए कि भाई आव्यूह की परिभाषा क्या होती है। अब थोड़ा हम आव्यूह के बारे में और जानेंगे। अब भाई हमने यहां पर क्या किया है? एक आव्यूह बनाया हुआ है। ठीक है, यहां पर भी 9 अवयव हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है कि जो हम आपको शब्दावली बताएंगे उसको भाई एकदम ध्यान से देखना है आपको। जो हमारी ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं, इस प्रकार से लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइंस,
इन्हें हम कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं भाई? पंक्ति। अंग्रेजी में कहते हैं रो। तो भाई ये वाली हमारी पहली पंक्ति है, तो इसे हम कहेंगे R1। ये हमारी दूसरी पंक्ति है, इसे कहेंगे R2, और भाई इसे कहेंगे R3। अर्थात R1 में 3 अवयव हैं, R2 में 3 अवयव हैं, और R3 में भी 3 ही अवयव हैं। ठीक है, तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई उन्हें हम कहेंगे रो अर्थात पंक्ति। और भाई उन्हें इस प्रकार से हम बाद में लिखा करेंगे R1, R2, R3। आगे चलो भाई, जो इस प्रकार से लाइनें होती हैं ये हमारी हो गई वर्टिकल लाइंस। इन्हें हम क्या कहते हैं भाई? इन्हें कहते हैं हम स्तंभ। स्तंभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉलम। तो भाई यहां पर 3 कॉलम है हमारे पास, C1, C2 और C3। तो कॉलम को हम C से दर्शाएंगे, C फॉर कॉलम, और जो हमारी पंक्तियां हैं उन्हें हम R से दर्शाएंगे, R फॉर रो। तो इस वाले आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं और 3 ही कॉलम हैं। ठीक है, R1, R2, R3, C1, C2, C3। और भाई C1 में भी 3 अवयव हैं, C2 में भी 3 अवयव हैं, और C3 में भी 3 ही अवयव हैं। तो भाई इस शब्दावली पे आपको विशेष गौर करना है कि R1, R2, R3 कैसे डालते हैं, C1, C2, C3 कैसे डालते हैं। अगर भाई आप इतना सीख गए हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो भाई इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम एक अलग से मैट्रिक्स बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप भाई कोई भी नंबर लिख सकते हो, जरूरी नहीं भाई आप इस प्रकार से नंबर लिखो, कोई भी नंबर लिख दोगे तो वह एक आव्यूह बन जाएगा। अब आप यहां समझो इस बात को कि भाई यहां पर 3 पंक्तियां हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो 3 रो हो गए और यहां पर 3 कॉलम हैं। तो आव्यूह की कोटि क्या होता है? अगर किसी आव्यूह में m पंक्तियां हो और भाई n स्तंभ हो, ठीक है, अर्थात m r होनी चाहिए और n होनी चाहिए c, तो आव्यूह की कोटि क्या होता है? आव्यूह की कोटि होती है m इंटू n। क्या होती है भाई? m इंटू n। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, r इंटू सी, रो इंटू कॉलम। अर्थात भाई आपको गिनना है कि रो कितनी है और गुणे कॉलम कितने हैं। तो भाई यहां पर एक बात नहीं आपको भूलनी है कि पहले रो लिखी जाती है और बाद में कॉलम लिखा जाता है। जैसे इस वाले मैट्रिक्स में भाई क्या है कि 3 रो हैं, ठीक है, और 3 ही कॉलम है, तो हम कहेंगे कि यह जो मैट्रिक्स है वह 3/3 का है। 3 गुणे 3 का मतलब भाई कहेंगे यह 3/3 का मैट्रिक्स है। और अगर आप यहां गुणा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाले आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? पहले आपको गिननी है पंक्तियां कितनी हैं और गुणे कितने स्तंभ हैं, और बाद में अगर भाई गुणा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां कितने अवयव हैं। जैसे भाई एक उदाहरण और देख लो, अगर कोई इस प्रकार से लिखा हो 1 2 3। अब भाई यहां जरा बताओ हमें कि पंक्तियां कितनी हैं। अब भाई पंक्तियां तो ऐसे ऐसे होती हैं हॉरिजॉन्टली, तो पंक्तियां यहां 3 हैं और कॉलम यहां 1 ही है, तो हम कहेंगे यह 3/1 का मैट्रिक्स है। क्या है? 3/1 का। और अगर यहां आप गुणा कर दोगे तो यहां कुल मिलाकर 3 अवयव आ जाएंगे। तो भाई कोट समझ गए, पहले हमें लिखनी है पंक्तियां गुणा और बाद में लिखने हैं स्तंभ। इस प्रकार से हम किसी भी अवयव की कोटि निकाल सकते हैं। और भाई अगर हम R और C की गुणा कर देंगे तो हमें कुल मिलाकर वहां कितने अवयव हैं ये इस बात का पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहीं से ना हमें एक बात और देखनी है, ठीक है, कि भाई कोई जो हमारे पास अवयव है उसे हम किस प्रकार से लिखते हैं। अभी भाई ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको कोटि का पता है तो उसे हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो भाई सूत्र होता है उसका a i इंटू जे, इस प्रकार से, और भाई यहां होता है m इंटू n। अब m इंटू n का मतलब है ये उसकी कोटि हो गई है। और भाई i j के तो आपको पता ही है कि भाई i क्या होता है और j क्या होता है।
अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम इसके फॉर्म में लिखने वाले हैं कैसे। अब देखो भाई, जो एक है, जो ये पहला अवयव एक है, ये भाई पहले रो में है और पहले ही कॉलम में है, तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे A11। जो पहला अक्षर है वो रो है, दूसरा अक्षर वो कॉलम है। अब यहां इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम A12, क्योंकि भाई रो तो अभी भी वही है, बस कॉलम दूसरा हो गया है। इसे आप क्या लिखोगे, A13, रो पहली कॉलम तीसरा। यहां पे आ जाओ, तो इसे आप लिखोगे A21, क्योंकि भाई दूसरी रो है पहला कॉलम है। इसे आप लिखोगे A22, दूसरी रो है दूसरा कॉलम है। इसे आप लिखोगे A23, दूसरी रो है तीसरा कॉलम है। यहां पे आ जाओ, यहां तीसरी रो है पहला कॉलम है, यहां पर भाई तीसरी रो है और दूसरा कॉलम है, और यहां पर तीसरी रो है और तीसरा कॉलम है। तो भाई इस प्रकार से आप इसके क्रम में अवयव को बना सकते हो। तो भाई इस पर भी सवाल आएंगे, इस प्रकार से दिया होगा और वहां आपको बोल देगा कि भाई आपको क्रम दिया होगा कि आप 2/3 का एक मैट्रिक्स बना के हमें दिखाओ। तो भाई इस प्रकार से आपको मान रखने पड़ेंगे और आप मैट्रिक्स बना सकते हो। तो भाई पढ़ना सीख लो, पहला जो अक्षर होता है वो रो होता है और जो दूसरा अक्षर है वो कॉलम होता है। जैसे भाई कहीं पर लिखा है A32, इसका मतलब है कि भाई तीसरी रो में है और दूसरा वाला कॉलम है। समझ में आ रहा है भाई? तो इस प्रकार से अगर हमें IJ में क्वेश्चन दिए होंगे तो भाई उन्हें हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये हो गए हमारा अवयव की कोटि। ठीक है, अगर आपको भाई ये समझ में आ गया है तो हम थोड़ा आगे चल सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि भाई अवयव कितने प्रकार के होते हैं। अब हम भाई जानने वाले हैं कि अवयव के प्रकार, अर्थात भाई अवयव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखिएगा। भाई पहला नंबर आता है स्तंभ अवयव का, स्तंभ अवयव अर्थात कॉलम मैट्रिक्स। अब भाई स्तंभ अवयव का मतलब है जिसमें एक ही स्तंभ होता हो। अब कैसे बनाएंगे इसको, आप भाई इस प्रकार से बना सकते हो, 1 2 3, इस प्रकार से भी बना सकते हो भाई, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। कॉलम एक ही होना चाहिए, रो भाई आप कितनी भी बना दो। जैसे इस वाले में देख लो, यहां पर 3 रो हैं लेकिन कॉलम एक ही है, तो यह 3/1 का मैट्रिक्स है। और ये वाला यहां रो 4 है और कॉलम एक ही है, तो ये वाला 4/1 का मैट्रिक्स है। अर्थात स्तंभ अवयव में एक ही स्तंभ होना चाहिए, रो चाहे कितनी भी हो। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ये स्तंभ अवयव है। अब भाई इसका जस्ट उल्टा, उसे हम कहेंगे पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। अब यहां क्या होगा, यहां भाई होता है कि रो एक ही होनी चाहिए, अब कॉलम चाहे कितने भी हो। तो भाई इसको आप उल्टा करके लिख दो इस प्रकार से, इसको भी आप लिख सकते हो 1 2 3 4, इस प्रकार से। अब यहां ध्यान दो, रो तो एक है पर कॉलम यहां 3 हो गए, तो हम कहेंगे यह 1/3 का मैट्रिक्स है, और ये वाला 1/4 का मैट्रिक्स है। अर्थात यहां पंक्ति तो एक है लेकिन भाई कॉलम कई सारे हो सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे ये वाला पंक्ति अवयव है। अब भाई थर्ड पे आ जाओ, एकदम सिंपल है। अब भाई इसका नाम है वर्ग अवयव। अब भाई वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। तो भाई जो अवयव आपको लंबाई चौड़ाई में एकदम बराबर लगे तो भाई समझ जाओ वो वाला वर्ग अवयव है। अब देखना कैसे, इस प्रकार से भाई बनाएंगे हम 4 5 6 7 8 9। अब भाई देखिए आप, यहां पर आपको लंबाई और चौड़ाई बराबर लग रही होगी। अब कैसे, ध्यान देना, यहां पर भाई 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम है, तो ये 2/2 का है। यहां पर 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम है। अब भाई देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों बराबर आ गई, अर्थात ये वाला वर्ग अवयव है। तो भाई वर्ग अवयव में क्या होता है कि रो और कॉलम बराबर बराबर होने चाहिए, जैसे 2/2 3/3 4/4 5/5, इस प्रकार से। तो भाई तीनों समझ में आ गए, तो आगे चलते हैं।
अब भाई हमारे पास चौथा प्रकार क्या है? चौथा प्रकार है विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। अब भाई विकर्ण आव्यूह क्या होता है, एकदम ध्यान दीजिएगा। पहले हम उदाहरण बनाएंगे। यहां लिख दिया 1, यहां लिख दिया 2, और ये हो गया 0 0। इस प्रकार से यहां बना लो 1 2 3, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0 और यहां 0। अब भाई समझ में आ गया। जहां पर हमें ये वाला विकर्ण, केवल इस वाले विकर्ण में संख्याएं लिखी हो, कोई भी संख्या लिखी हो, और बाकी सब 0 होने चाहिए। अगर ऐसा है तो इसे हम कहेंगे यह विकर्ण आव्यूह है। अब विकर्ण आव्यूह भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे। पहले समझ लो भाई, ये वाला जो विकर्ण है हम केवल इसे ही विकर्ण मानेंगे, इस वाले को नहीं। तो भाई समझ में आया कि जब केवल विकर्ण में संख्याएं लिखी हो और उसके अलावा पूरी संख्याएं शून्य हो तो उसे हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह है। अब विकर्ण आव्यूह भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब भाई पहला देखना, उसे हम बोलते हैं अदिश आव्यूह, ठीक है, अदिश आव्यूह। अब अदिश आव्यूह में भाई फर्क क्या है विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह में, कि 0 0 तो यहां पर भी होंगे, लेकिन जो हमारे विकर्ण है इनमें जो संख्याएं हैं वो बराबर बराबर होनी चाहिए। जैसे हमने 2 और 2 लिख दिया यहां पे, ठीक है। आप भाई कोई भी संख्या लिख सकते हो, यहां लिख दो √3 और यहां लिख दो √3, और भाई बाकी सब कहीं आप 0 0 लिख दो इस प्रकार से। तो यहां पर भी ये विकर्ण आव्यूह है, लेकिन यहां पर भाई क्या है कि विकर्ण में संख्याएं समान हैं। तो अगर विकर्ण आव्यूह में संख्याएं समान हो तो वह अदिश आव्यूह कहलाता है। अब अदिश आव्यूह में भी एक आव्यूह आता है, कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। उसे हम कहते हैं भाई तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इसका यूज हम लोग आगे काफी सारा करने वाले हैं। अब अदिश आव्यूह में क्या था कि संख्याएं बराबर होनी चाहिए। तत्समक आव्यूह में क्या है कि भाई संख्याएं एक 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 ही होनी चाहिए। भाई बराबर तो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर एक के अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे आप 2/2 वाला बना ले, 1 1 0 0। तो इनको कहेंगे हम ये तत्समक आव्यूह हैं। तो देखा विकर्ण आव्यूह क्या था कि विकर्ण को छोड़कर बाकी सब शून्य होना चाहिए। अदिश आव्यूह में क्या है तो वो विकर्ण आव्यूह ही, लेकिन विकर्ण में संख्याएं समान होनी चाहिए। तत्समक में क्या है कि संख्याएं समान तो हैं और भाई एक होना चाहिए, एक के अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हम भाई कहेंगे कि यह तत्समक आव्यूह है। अब इसके अलावा हमारे पास एक आव्यूह और बचता है, उसे भाई यहीं देख लो, ठीक है। उसे हम बोलेंगे शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। अब भाई शून्य आव्यूह क्या होता है? अब इसका नाम ही है शून्य आव्यूह, जहां पर सभी जो हमारे अवयव हैं वह 0 हों, चाहे वो किसी भी क्रम का हो, ठीक है। वहां पर भाई सभी अवयव अगर 0 हैं तो हम उसे कहेंगे कि यह शून्य आव्यूह है, ठीक है। तो भाई ये हो गए हमारे आव्यूह के प्रकार। तो पहले हमने आपको बताया कि आव्यूह क्या होता है, मैट्रिक्स। फिर भाई आपको समझाया कि आव्यूह की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर आपको हमने बताया कि भाई आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, और भाई सबको उदाहरण देके आपको समझाया, ठीक है। अगर भाई यहां तक पूरा क्लियर हो गया है तो आप प्रश्नावली को शुरू कर सकते हो। अब भाई शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 को। पहला सवाल अपने लिखा हुआ है। अब हमारे पास यहां कोई आव्यूह है और भाई हमें 3 खंड हल करने हैं। सबसे पहले आप आव्यूह पे ध्यान दो। तो भाई इस प्रकार से आव्यूह लिखा हुआ है। अब बताओ यहां पर कितनी रो है। तो भाई रो तो हमारे पास यहां 3 हो गई, तो जो आर हैं वो तो हमारे पास 3 है, और जो कॉलम है भाई कॉलम इस प्रकार से होते हैं, तो भाई कॉलम हमारे पास हो गए 4, ठीक है। तो पहला हमसे पूछ रहा है कि कोटि क्या होता है। अब भाई कोटि क्या होता है, कोटि होता है R × C। तो हमारी कोटि हो गई 3 × 4। तो जो ये आव्यूह है ये 3/4 का आव्यूह है। दूसरा पूछ रहा है अवयवों की संख्या। अब भाई बड़ा सिंपल है, कोटि को आपस में गुणा कर दो, 3 चक्कू 12, तो आपके पास कुल मिलाकर 12 अवयव हो गए। ये तो बड़ा सिंपल था। अभी हमें यहां ना
5 अवयव भी निकालने हैं। अब ये क्या लिखा है, A13। अब भाई यहां आपको पहचानना है कि A13 क्या होता है। 13 का मतलब है पहली रो तीसरा कॉलम। अब भाई पहली रो ये वाला है और तीसरा कॉलम ये वाला है, तो 19 आ जाएगा। तो A13 का मान हो गया 19। A21, अब भाई 21 का मतलब हो गया कि दूसरी रो है और पहला कॉलम है, तो ये हमारी दूसरी रो है और ये पहला कॉलम है, तो भाई आ जाएगा 35। जो पहली संख्या है वो रो होती है, जो दूसरी संख्या है वो कॉलम होती है। आ जाओ आगे, A33, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये तीसरी रो है और ये तीसरा कॉलम है, क्या हो जाएगा -5। इसके बाद भाई क्या लिखा हुआ है, A24, दूसरी रो चौथा कॉलम, ये दूसरी रो है और ये चौथा कॉलम है, क्या आ जाएगा 12। और भाई लास्ट में है A23, दूसरी रो तीसरा कॉलम, क्या हो जाएगा 5/2। तो भाई इस प्रकार से अगर कोई भी अवयव आपसे पूछता है तो आप बड़े ही आराम से बता दोगे कि भाई कौन सा अवयव कहाँ पाया जाएगा। बस ध्यान देना है कि जो यहाँ संख्या लिखी होती है उसमें जो पहली गिनती है वह रो है और भाई दूसरी गिनती वह कॉलम है। आप ढूंढ के बता सकते हो कि भाई किस अवयव का मान कितना होगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। अब भाई प्रश्न नंबर 2 पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो भाई कोटियां क्या होंगी। अब भाई इसमें दो सवाल है। पहला तो कह रहा है कि हमारे पास जो कुल अवयव हैं वो भाई कितने हैं 24, और भाई दोबारा में कहा है कि हमारे पास जो कुल अवयव हैं वो है 13। तो आपको बताना है कि आपके पास कोई 24 अवयव हैं तो आप इससे कितने प्रकार के अवयव बना सकते हो, उनकी आप कोटियां बताओ, कुल मिलाकर संभव अवयव। तो भाई तरीका सिंपल है, कोटि में अगर आप गुणा करते हो तो आपको अवयव प्राप्त होते हैं, तो अवयव के आप संभव गुणनखंड निकाल लो, जितने गुणनखंड हो जाएंगे उतने भाई समझ जाओ कि भाई अवयव प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ और भाई लिख दो कि कुल संभव कोटि कितनी होगी। तो 24 के ना पहले गुणनखंड कर लो, पहले 1 से काटा करो, 1 गुणे 24, तो इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो 24 गुणे 1, यहां 2 कोटि बन गई। फिर भाई 2 से काट लो तो हो जाएगा 2 गुणे 12 और यहां 12 गुणे 2, तो यहां 2 बन गई। अभी 3 से भी कट जाएगा तो यहां आ जाएगा 3 गुणे 8, तो 8/3 भी बन जाएगा। 4 से काट के देख लो, 4 गुणे 6 तो 6 गुणे 4 भी हो जाएगा। इसके बाद 5 से कटेगा नहीं, सीधा 6 से कटेगा, तो भाई 6 वाला हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, 7 से नहीं कटेगा, 8 वाला हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, 8 से भी तो कट जाएगा। 8 के बाद सीधा कटेगा 12 से, तो भाई 12 वाला भी हम लोग लिख चुके हैं। और भाई 12 के आगे तो कटेगा नहीं, सीधा 24 से कटेगा, तो 24 वाला भी हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात भाई कुल 8 प्रकार के अवयव हम बना सकते हैं, अलग अलग कोटि वाले। ठीक है, अगर हमारे पास 13 अवयव हैं तो क्या करोगे, पहले तो 1 से काटा करो, तो 1 गुणे 13 और तुरंत उसका उल्टा लिख दिया करो, 13 गुणे 1। अब जो संख्या 13 है वो प्राइम नंबर है और कहे से कटेगी नहीं, तो हमारे पास यहां केवल 2 ही कोटियां प्राप्त होंगी। अर्थात अगर आपके पास 13 अवयव हैं तो केवल आप 2 प्रकार के अवयव बना सकते हो, 1/13 वाला या 13/1 वाला। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 3 भी एकदम सेम लिखा हुआ है भाई, एकदम सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है। बस क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 18 अवयव हो, अगर आपके पास 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी। तो भाई सिंपल है, जैसे आपने 24 किया था वैसे ही आप 18 कर दो। क्या होगा, 1 गुणे 18, तो 18 गुणे 1 भी लिख दिया करो। 2 से काटो तो 2 गुणे 9, तो जस्ट उसका उल्टा तुरंत लिख दो। 3 से कट जाएगा तो 3 गुणे 6 और यहां 6 गुणे 3। 4 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा सो हम लिख चुके हैं।
9 से कटेगा हम लिख चुके हैं, 18 से कटेगा हम लिख चुके हैं। अर्थात कुल मिलाकर ये हमारी कोटियां हैं जो आप 18 अवयव से बना सकते हो। तो फिर भाई इसमें दूसरा भी कह रहा है अगर हमारे पास 5 अवयव हो तो आप क्या करोगे। अब 5 जो है वो प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर है तो केवल 2 ही बनेंगे, 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1। तो यहां पर केवल 2 ही संभव कोटियां हैं। ठीक है, तो भाई अगर इस प्रकार से सवाल आते हैं तो एकदम आसान है, गुणनखंड करते जाओ और कोटियां लिखते चले जाओ। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब भाई प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, कह रहा है एक 2/2 का आव्यूह है a बराबर i से। 2/2 का एक आव्यूह है और भाई हमें यह 3 प्रकार से बनाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हमें भाई कंडीशन मालूम है और एक 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले आप भाई क्या किया करो, एक डमी मैट्रिक्स बना लो अलग से 2/2 का। इसे आप क्या लिखोगे, A11, इसे A12, इसे 21 और इसे A22। तो भाई जितनी कोटिका कह दे उस प्रकार से क्या करो, एक आप डमी मैट्रिक्स बना लो पहले ही। अब पहली वाली संख्या i का मान है और भाई दूसरी संख्या j का मान है। तो सबसे पहले आप मान निकालो A11 का, यहां हो जाएगा 1 + 1। अब 2 का वर्ग होगा 4, 4/2, 2 आ गया। अब मान निकाल लो A12 का, 1 + 2, 3, 3 का वर्ग 9 और आ जाएगा 9/2। फिर भाई मान निकाल लो A21 का, तो A12 और A21 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि भाई मान घुमा फिराकर 3 ही आएगा, तो हो जाएगा 9/2। यहां A22, 2 + 2 भाई 4 हो जाएंगे, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो आ जाएगा 16/2, कितना जाएगा 8। तो आप यहां से मैट्रिक्स बना सकते हो। अब कैसे बनाओगे, यहां रखोगे 2, ये वाला मान है 9/2, ये वाला है 9/2 और भाई ये वाला मान है 8। तो ये हो गया हमारा पहला मैट्रिक्स। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ। यहां पर कंडीशन चेंज है, तो A11 का मान क्या होगा, अब i का मान 1 और j का मान 1, तो यहां पे क्या है 1/1, 1 हो जाएगा। अब A12 में क्या होगा 1/2, ये i का मान है, ये j का मान है। अगर A21 का मान निकालना हो तो 2/1 अर्थात 2। अगर भाई 22 का मान निकालना है तो 2/2 अर्थात 1 मान हो जाएगा। अब जैसे ही मान निकलते हैं आप यहां मान रख दो। तो कैसे रखोगे भाई, अब इसका मान 1 है, इसका मान 1/2, इसका 2 और इसका 1। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो केवल मान बदलने हैं क्योंकि हमारे पास कंडीशन अलग अलग है। यहां देखो, अब बताओ भाई A11 का मान क्या होगा, तो i का मान 1 और j का मान 1 रखो, तो यहां 1 और यहां 1 रखोगे 2 हो जाएगा, कुल मिलाकर 3 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 और बटा 2। ठीक है, तो आ जाएगा 9/2। यहां 21 कर लो, आप 21 करोगे तो 2 + 2 का वर्ग और बटा 2 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 8। फिर कर लो 22, तो क्या हो जाएगा 2 + और 2 × 2 4, इसका वर्ग करो और बटा 2 कर लो। अब 6 का वर्ग 36 और बटे 2, यहां 18 आ जाएगा। और लास्ट में भाई क्या करना है, अब देखो भाई यहां A12 छूट गया। ठीक है, अभी निकालना है A12 का मान, i का मान 1 और j का मान 2 रखो, तो यहां हो जाएगा 1 + 4 और यहां होल स्क्वायर अपॉन 2, आ जाएगा 25/2। तो हमारा भाई मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 11 का मान है 9/2, ठीक, और 12 का मान क्या है 25/2, 21 का मान है 8 और 22 का मान है 18। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। तो अगर आपको कोटिका पता है तो पहले आप एक डमी मैट्रिक्स बनाओ और उस हिसाब से i और j के मान रखते चले जाओ, और भाई कोई भी सवाल आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। जैसे प्रश्न नंबर 4 है एकदम वैसे ही आपको भाई प्रश्न नंबर 5 भी लगाना है, बस जरा सा फर्क है, क्योंकि यहां कह रहा है कि जो हमारा, अब भाई ध्यान दीजिएगा एकदम,
यहां पे कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है जो कि 3/4 का है। अब 3/4 का मैट्रिक्स है तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले एक ना आप डमी मैट्रिक्स बना लो 3/4 का। अब 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, आप ध्यान देना यहां A11, अब यहां क्या होगा A12, यहां A13 और यहां A14, इस प्रकार से। तो भाई 4 कॉलम कर रहे हैं और 3 ही रो बनाएंगे। तो A21, A22 और यहाँ A23 और यहाँ A24, यहाँ पर A31, A32 और यहाँ A33 और यहाँ A34। देख रहे हो 3 रो हैं और 4 हमारे पास कॉलम हो गए हैं। अब आपको भाई यहां पर 2 कंडीशन गिवन है, ध्यान दीजिएगा। Aij क्या दिया हुआ है, हाफ मॉड्यूलस ऑफ -3i और प्लस j। ठीक है, और भाई एक कंडीशन हमें दूसरी गिवन है, साथ हम लिखे ले रहे हैं। Aij बराबर क्या लिखा हुआ है, 2i - j। अब ये वाले सवाल बड़े सिंपल हैं। अगर आप ये डमी मैट्रिक्स बना लेते हो कि भाई 3/4 है तो आप समझ जाओ कि 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम होंगे। ठीक है, तो आपको केवल यहां मान रखने हैं। तो हम भाई क्या करेंगे, पहला वाला सवाल यहां कराए दे रहे हैं। ठीक, सबसे पहले आप A11 का मान निकालो i का मान 1, j का मान 1 रखो। तो यहां 1 रखोगे, यहां 1 रखोगे, माइनस के 2 आएंगे, मॉड्यूलस लगा है तो प्लस के 2 हो जाएंगे। तो यहां 1/2 और गुणे 2, 1 आ जाएगा। फिर A12 का मान निकाल लो, i का मान 1 और j का मान 2। तो यहां माइनस के 1 आएंगे, तो बाहर तो भाई प्लस के 1 निकलने हैं, तो उत्तर आ जाएगा 1/2। फिर A13 निकाल लो भाई, अभी i का मान 1 और j का मान 3, 0 हो जाएगा कुल मिला के, ध्यान देना। फिर A14 निकाल के देख लो, इसका मान 1 और इसका मान 4, तो यहां प्लस की वैल्यू आ जाएगी और भाई कुल मिलाकर आ जाएगा 1/2। ये वाला क्लियर हो गया। अब आ जाओ A21 पे, i का मान 2 और j का मान 1, तो 2 तियां -6 और 1 -5, और लेकिन प्लस के 5 करोगे तो बाहर /2 कर दो। यहां हो जाएगा A22, इसका मान भी 2, इसका मान भी 2, यहां 2 तियां 6 और यहां 2, तो 4 बचेंगे। तो 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 2। अब यहां A23, इसका मान 2, इसका मान 3, तो यहां 6 और 3, तो 3 बचेंगे, तो बाहर आ जाएगा 3/2। फिर निकाल लो A24, इसका 2, इसका 4, तो 2 तियां 6 और 4 माइनस के 2, तो 1 बचेगा, 2 से भाग कर दोगे ना। फिर आ जाओ भाई 31 पे, A31, इसका मान 3, इसका मान 1, 3 तियां 9 और 1 8 बचेंगे, चाहे माइनस के हो चाहे प्लस के हो, उत्तर तो हमें प्लस का लाना है, तो 4 बचेंगे। फिर भाई मान निकाल लो A32 का, 3 तियां 9 और 2 7 बचेंगे, तो यहां आ जाएगा 7/2। फिर मान निकाल लो A33 का, 3 तियां 9 और यहां 3, कितने बचेंगे 6, अर्थात 3। फिर मान निकाल लो A34 का, 3 तियां 9 और 4 5 बचेंगे, तो भाई आ जाएगा 5/2। सबके मान निकल आए। अब आप हिसाब से यहां पे भाई मान रख सकते हो। ठीक है, आप मान कैसे रखोगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। A11 है 1, फिर A12 है 1/2, फिर है 0, फिर 1/2, तो यहां 0 और यहां 1/2। फिर यहां पर है 5/2, फिर यहां 2, यहां है 3/2 और फिर है लास्ट में 1, यहां पर है 4, फिर है यहां 7/2, यहां 3 और यहां 5/2। तो भाई इस प्रकार से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये बनाना आता है तो उस हिसाब से आप A11, A12, A13 उनके सबके मान निकाल सकते हो, i/j के मान रखो और भाई आंसर आपको मिल जाएगा। तो भाई जो दूसरा वाला खंड है, पहला वाला खंड तो हमने पूरा करा दिया, अब जो ये वाला खंड है ये भाई आपको ऐसे ही एकदम करना है। अभी A11 का मान आपको यहां रख के निकालना पड़ेगा,
आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1। पूरे मान निकालिए और भाई सवाल को ना स्वयं हल कीजिए। तो पहला वाला खंड हमने करा दिया और भाई दूसरा वाला खंड आपको स्वयं करना है। अब भाई प्रश्न नंबर 6 पे आ जाओ। कह रहा है कि एक्स वाई जेड के आपको मान निकालने हैं। 3 खंड है और भाई तीनों खंडों में है क्या कि हमें दो दो आव्यूह पता है और दोनों समान आव्यूह हैं। अब भाई समान आव्यूह की ना एक खास बात होती है कि उनके जो अवयव हैं, जो संगत अवयव हैं, वो बराबर बराबर होते हैं। जैसे इसका A11 तो इसका A11 बराबर होगा, A12 तो A12 बराबर होगा, A21 तो A21 बराबर होगा, A22 तो A22 बराबर बराबर होगा। संगत अवयव हमेशा बराबर होते हैं। तो हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो भाई बच्चों का काम है, जैसे ये x है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, y है तो 4 के बराबर हो जाएगा और जो z है वो 3 के बराबर हो जाएगा। 5 और 5 तो पहले से ही बराबर हैं। तो यहाँ आप सिंपल मान लिख सकते हो ऐसे ही, कुछ करना ही नहीं है। जैसे इधर आ जाओ, x प्लस वाई का मान 6 के बराबर है, क्लियर। 5 प्लस जेड का मान 5 के बराबर है। अगर 5 प्लस जेड का मान 5 के बराबर है तो z का मान तो पहले ही 0 कर दो। अब x प्लस वाई का मान 6 के बराबर है। एक्स वाई कितना है? एक्स वाई है 8। अब एक्स वाई 8 है, x प्लस वाई 6 है, तो क्या होगा? पक्का भाई x का मान 4 रखो, y का मान 2 रख लो, या भाई इसका उल्टा भी कर सकते हो, x का मान 2 कर लो और y का मान कर लो 4। दोनों ही ऑप्शन यहां रखे जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पे आ जाओ, ये वाला मान इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर होगा। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड है 9 के बराबर, x प्लस जेड क्या हो जाएगा? 5 के बराबर है और y प्लस जेड जो है वो 7 के बराबर है। घटा दो, माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल, y का मान क्या बचा? 4। y का मान 4 है तो z का मान हो जाएगा 3। 4 3 7 2 9, x का मान हो जाएगा 2। तो भाई ये वाले सवाल तो बड़े ही सिंपल हैं, समान आव्यूह वाले, एकदम भाई चुटकियों में आप लगा सकते हो। बस ध्यान रखना है कि संगत अवयव हमेशा बराबर होते हैं। भाई इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 7 भी दिया हुआ है, उसे हम एकदम इसी प्रकार से अभी लगाने वाले हैं। अब भाई प्रश्न नंबर 7 पे आ जाओ, एकदम वही प्रकार का सवाल है, समान आव्यूह है तो आपको पता है भाई कि संगत मान बराबर हो जाएंगे इस प्रकार से, ये वाली वैल्यूज। आपको करना क्या है कि ए बी सी डी के मान निकालने हैं। आ जाओ भाई, a माइनस बी का मान है 1 और 2a माइनस बी का मान है 0। घटा लो, माइनस प्लस माइनस, ये वाला कैंसिल, माइनस a बराबर 1 तो a बराबर क्या आ जाएगा? -1। अगर a का मान है -1 तो भाई यहां से b का मान निकाल लो, b बराबर हो जाएगा 2a तो b बराबर -2। अब a और b के मान क्लियर हो गए। अब भाई समझो सबके मान निकल आएंगे। 2a प्लस c क्या है? 5। a का मान है -2 तो -2 प्लस c बराबर 5 तो c बराबर हो जाएगा 7। उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे ना। अब d पे आ जाओ, 3c प्लस d इक्वल टू 13। अब c का मान है 7, 7 तियां 21 प्लस d बराबर 13 तो d बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस 21 तो भाई d का मान हो जाएगा -8। तो देखा भाई एकदम सिंपल है, समीकरण हल करने हैं आपको। तो भाई अब तो समीकरण हल करना आपके लिए बाएं हाथ का काम हो गया होगा। तो भाई इस प्रकार ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। अब भाई प्रश्न नंबर 8 पे आ जाओ। प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 तीनों बहुविकल्पी हैं, बहुत ध्यान देना है आपको। कह रहा है हमारे पास कोई मैट्रिक्स है Aij m क्रॉस n। अभी कह रहा है कि ये एक वर्ग आव्यूह है। अगर ये एक वर्ग आव्यूह है तो भाई उसकी ना केवल एक ही कंडीशन होती है कि m बराबर n होना चाहिए, अर्थात नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रो और कॉलम हमेशा बराबर बराबर होने चाहिए, तभी उसे कहा जाएगा कि वह एक वर्ग आव्यूह है। तो भाई इस प्रकार सी वाला ऑप्शन सही मिल जाएगा आपको।
अब आ जाओ प्रश्न नंबर 9 पे। ये वाला भी एक बहुकल्पी है, पर भाई ये वाला एकदम थोड़ा सा बड़ा है। 3x + 7, यहाँ y + 1, यहाँ है 5 और यहाँ है 2 - 3x। समान आव्यूह दिए हुए हैं आपको, यहाँ है 0, यहाँ है 8 और यहाँ है y - 2 और यहाँ है 4। कह रहा है कि दोनों समान आव्यूह हैं, तो हमें भाई x और y के मान ज्ञात करने हैं। कितना सिंपल है, पहले आप इसको बराबर करो। सबसे पहले y - 2 = 5, y का मान हो गया 7। अब चाहो तो भाई आप यहीं से देख लो कि 7 कहाँ है y में। अब दो ऑप्शन मिल रहा है a और c में, तो अब x का भी मान निकाल लो। क्या करोगे, यहां से निकालो। 3x + 7 = 0, तो भाई x का मान क्या हो जाएगा, -7/3। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। अब भाई कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, y = 7 और x के मान से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा और मेहनत कर लो। ये वाला देख लो, 2 - 3x = 4, तो यहां -3x क्या हो जाएगा, +2। तो भाई x का मान यहां से क्या आ जाएगा, -2/3। अर्थात अगर हम यहां से x का मान निकाल रहे हैं और यहां से x का मान निकाल रहे हैं, तो भाई दोनों ही x के मान डिफर हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, x का तो एक ही मान आना चाहिए। तो भाई एक यहां पर ऑप्शन है ज्ञात करना संभव नहीं है, तो आप वो वाला ऑप्शन टिक करिएगा। बी वाला ऑप्शन है कि भाई यहां ज्ञात करना संभव नहीं है। अब प्रश्न नंबर 10 पे आ जाओ। ये भाई थोड़ा हटके है। कह रहा है कि 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, कोटि हमें मालूम है 3/3 की। अब अगर 3/3 है तो वहां 9 अवयव होंगे। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 है। हमें भाई एक बात क्लियर है कि 0 और 1 यहां केवल 2 ही अवयव हैं, अर्थात हम अवयवों में केवल 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। और हमारे पास अवयव कितने हैं, अवयव हैं 9, और अवयव के कितने प्रकार हैं, 2। तो भाई कह रहा है कि कुल मिलाकर कितने अवयव बन सकते हैं। तो भाई ये वाला सवाल तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला सवाल है कि हमारे पास 9 अवयव हैं और अवयव के ऑप्शन है हमारे पास 0 और 1। तो भाई सूत्र क्या हो जाएगा, 2⁹ 2 हमारे पास ऑप्शन है और कुल मिलाकर 9 हो जाएंगे। तो भाई 2⁹ क्या हो जाएगा, 512। और भाई देख लो कि डी वाला ऑप्शन सही है। तो ये वाला सवाल परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला सवाल बन गया एकदम। तो भाई इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.1 समाप्त होती है।